नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ और आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। ये बहुत दुःख की घड़ी है उस परिवार के लिए जिनका एक बेटा जेल में है और दूसरा बेटा अब इस दुनिया में नहीं है। फिलहाल खबरें ये आ रही हैं कि रोशन सर को बेल मिल गई है और वो अपने पैतृक आवास उस घर पर पहुँचेंगे जहाँ पर प्रिंस का जो है वो अंतिम संस्कार किया जाएगा। एक तस्वीर, एक वीडियो सामने आया जिसे देखकर हर इंसान का कलेजा फट जाएगा अगर वो इंसान है तो उसके अंदर फीलिंग्स है, वो भावनाओं में यकीन रखने वाला है तो। एक वीडियो दिख रहा है जिसमें अ, रोशन आनंद सर की मम्मी जो है वो काफ़ी बुरी तरीके से रोते नज़र आ रही हैं। बहुत मुश्किल घड़ी है, इस समय में, उस सिचुएशन में उस परिवार को सँभालना बहुत मुश्किल है। इसी विषय पर चर्चा करेंगे। हमारे हमारे साथ अमिताभ कुमार दास जी हैं, आप पटना के हैं भी और इस विवाद को आप बहुत लंबे समय से देख रहे हैं जब से ये विवाद शुरू हुआ। लेकिन ये विवाद इस मोड़ पर आ जाएगा ये किसी ने भी नहीं सोचा था। अब खान सर का भी एक बयान आ गया है जिसमें वो एक तरीके से भावुक होकर अपील भी कर रहे हैं, ये भी बता रहे हैं कि ये जो भी हुआ वो गलत है, एक अच्छी जाँच होनी चाहिए, जो दोषी हैं उन्हें फांसी से कम सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन फिर भी मैंने देखा कि सोशल मीडिया पर लोग ये लिख रहे हैं कि ये जो आप सफाई में वीडियो बना रहे हैं फैजल खान, इससे कुछ होने जाने वाला नहीं है। मुझे पता है कि इसके पीछे आप ही हैं। तो सर आपका बहुत स्वागत है। हालाँकि ये स्वागत करने वाला समय नहीं है जिसमें हम किसी को ग्रेस करें, किसी को मतलब इस तरीके की चीज़ें करें। बहुत दुखद चीज़ है ये। मैं सबसे पहले आपसे यही जानना चाहती हूँ कि क्या अभी तक कोई डिटेल आई है पोस्टमार्टम रिपोर्ट को लेकर? क्योंकि अभी तक ये नहीं पता चल पाया है कि मौत का कारण क्या है। दैनिक भास्कर ये कह रहा है कि उनकी आँखों के नीचे चोट के निशान थे और उनके बॉडी में जो है वो ज़हर पाया गया। जबकि अलग-अलग न्यूज़ चैनल ये बता रहे हैं कि क्योंकि उनको मिर्गी की समस्या थी, वो काफ़ी लंबे समय से दवा खा रहे थे, वो दवा उनके होटल के रूम में भी मिली। इनकी माँ का ये कहना है कि मेरे बेटे को कोई बीमारी नहीं थी। तो काफ़ी उलझन भरा ये समय है और ऐसे समय में एक ऑथेंटिक न्यूज़ जब तक सामने नहीं आ जाती तब तक कुछ भी कहना सही नहीं होगा। तो आप मुझे बताइए कि आप क्या आपको कोई डिटेल अभी तक सामने आई है कि क्यों हुआ है मौत? क्या है मौत का कारण? तो मैं वही कह रहा था कि अभी तो जो बिल्कुल लग रहा है प्रथम दृष्टया पहली नज़र में ये एक प्राकृतिक मौत है, नेचुरल डेथ है, बहुत दुखद घटना है, लेकिन प्राकृतिक मौत है। विराटनगर पुलिस का भी कहना है कि पहली नज़र में प्रथम दृष्टया इसमें कोई फाउल प्ले नहीं है, कुछ दाल में काला नहीं है। देखिए पल्लवी, घटना बहुत दुखद है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन उससे भी ज़्यादा दुखद है जो घटना पर राजनीति हो रही है और जो सोशल मीडिया पर कचरा फैलाया जा रहा है, वो और ज़्यादा दुखद है। अब मैंने कल से कहा था कि सोशल मीडिया पर इतना कचरा फैला है, कुछ लोग सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, बिना ये समझे मांग कर रहे हैं कि घटना नेपाल की धरती पर है, विदेशी धरती पर है। सीबीआई भारत सरकार की एजेंसी है, नेपाल की घटनाओं की जांच सीबीआई कर नहीं सकती है। ये मोटी बात उनको नहीं मालूम है और वो मांग तो कर रहे लेकिन हैं। खान सर का नारकोटिक टेस्ट तो हो ही सकता है, जैसा कि रोशन आनंद सर आज कह रहे हैं कि जब तक मैं बाहर था तब तक मेरे भाई को कुछ नहीं हुआ और आज मैं जब जेल जाता हूँ तो मेरे भाई की हत्या करा दी जाती है और वो भी फैजल खान का नाम लेकर कह रहे हैं कि फैजल खान हो सकते हैं इस मामले में, उनका टेस्ट होना चाहिए। नहीं, नहीं, देखिए, एक रोशन सर ऐसा क्यों कह रहे हैं, इसकी दो वजह हो सकती है। ऐसा एक तो है कि सीधे उनका दुख हो सकता है कि अब छोटे भाई को खोना तो किसी भी व्यक्ति के लिए बहुत बड़ा दुख होगा। दूसरा उनका दुख होगा कि भाई एक बदले की भावना कि हमको खान सर ने जेल में भिजवा दिया मुझे, तो मैं भी बदला ले लूं, मुझे मौका मिला है, मैं भी बदला ले लूं। तीसरी बात है कि पल्लवी की वकील लोग भी बहुत कुछ सिखाते हैं अपने मुवक्किल को। रोशन आनंद के वकील ने भी हो सकता है उनको गुरु मंत्र दे दिया हो कि तुम खान सर पर ये प्रेशर बनाओ, तो इस मामले में तो वो जो तुम्हारा वाला मामला है उसको खान सर उसमें कंप्रोमाइज कर लेंगे। तो ये सब बहुत सारी चीजें होती हैं। नार्कोटिक नार्को टेस्ट की जो आप बात कर रही हैं वो तो तब ना कराया जाएगा जब ये मामला में कुछ हत्या की भी बात आएगी। जब ये नेचुरल डेथ है तो उसमें किसी आदमी को पकड़ के उसका क्यों नार्को टेस्ट हो जाएगा? देखिए, रोशन आनंद को मैं मानता हूं वो एक अच्छे कोचिंग संचालक हो सकते हैं, लेकिन उनको कानून की बारीकियों की समझ नहीं है। यदि मान लीजिए इसमें हत्या का मामला आता ही नहीं है, प्राकृतिक मौत का मामला आता है, तो किस आधार पर, किस बिना पर किसी का नार्को टेस्ट हो जाएगा? तो मेरा ये कहना है कि एक मुहिम के तहत तो लेकिन एक देखिए, जैसे उनके दोस्त ये कह रहे हैं कि
प्राकृतिक मौत है, काफी लंबे दिनों से सो भी नहीं पा रहे थे, जब उन्होंने दवा लिया तो उन्हें अच्छी नींद आई, वो सो रहे थे तो हमने उन्हें डिस्टर्ब नहीं किया। क्या ये दबाव में बनाया गया वीडियो नहीं हो सकता है? अब आप भारत की धरती पर है नहीं, आप फॉरेन में है, विदेश में है, भले ही हमारा पड़ोसी देश है लेकिन है तो विदेशी। वहां पर क्या हो रहा है किसे पता है? वहां की संस्था अलग है, वहां का प्रशासन अलग है, पता नहीं किस दबाव में किस तरीके की जांच हो रही है, हमें क्या पता। नहीं नहीं देखिए, संभावना तो जो आप कर रही हैं उससे इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन दबाव में जो वीडियो बनता है वो एक चेहरे पर जो भाव आता है, दबाव में बोलने का भाव और नेचुरल भाव, वो तो खैर मैं अपने तजुर्बे से समझ सकता हूं कि दबाव वाली बात यहाँ नहीं है। देखिए, मैं पूरा पैरेलल यही मुझे याद आ रहा है कि जिस तरह सुशांत सिंह राजपूत ने और सोशल मीडिया पर लोगों ने एकदम उनकी गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती को जबरदस्ती गुनहगार घोषित कर दिया था, जबकि वो उसका कोई हाथ नहीं था, बाद में वो जांच में भी एकदम पाक साफ पाई गई। उसी तरह मुझे ये लग रहा है कि एक मीडिया ट्रायल चल रहा है खान सर का, जिसमें हर तरह के लोग हैं, कुछ सांप्रदायिक लोग हैं जिनको मुसलमानों से एलर्जी होती है और हर चीज में मुसलमानों को वो घेरना चाहते हैं। मुसलमान मोहब्बत भी करता है तो वो लव जिहाद हो जाता है, हर चीज में वो मुसलमानों को घेरना चाहते हैं। ऐसे बहुत सारे नफरती चिंटू हमारे समाज में हैं, तो वो हर चीज के लिए मुसलमानों को घेरना चाहते हैं। तो वैसे नफरती चिंटू भी हैं जो आजकल खान सर को नया नाम फैजल खान दे रहे हैं, जबकि पूरा हिंदुस्तान उनको खान सर के ही नाम से जाना जाता है और उनको जिहादी, आतंकी और कुछ कुछ बताया जा रहा है। तो बहुत सारे लोग तो नफरती चिंटू हैं, बहुत सारे पर ऐसे लोग अमिताभ हैं। जी पर अमिताभ जी, प्रिंस के चेहरे पर चोट का निशान है, उनके आंख के नीचे चोट के घाव नजर आ रहे हैं। तो अगर नॉर्मल प्राकृतिक डेथ थी, सांस लेने में दिक्कत हुई, अस्पताल ले जाते बीच में डेथ हो गई, तो वो घाव का निशान कैसे आ गया? यही तो परिवार को भी संदिग्ध लग रहा है कि हो सकता है कि कुछ अनहोनी हुई हो। देखिए, मैं ये कह रहा कि यदि किसी व्यक्ति को चक्कर आ जाएगा, लड़खड़ा के वो गिर जाएगा, उसको चोट लग जाएगी, फिर वो संभल के उठेगा, बिस्तर पर जाएगा, थोड़ी देर बाद उसकी मौत हो जाएगी, तो चोट की वजह से तो उसको निशान आ ही जाएगा। ये कोई उस निशान से आप ये नहीं कह सकती है कि मर्डर है ना? उस निशान से ये नहीं कह सकती कि वो मर्डर है। चक्कर खा के लड़खड़ा के कोई भी गिर जाएगा, कोई बाथरूम में गिर जाएगा, कोई कहीं गिर जाएगा, तो उसके सर पर निशान आ जाएगा। मेरा देखिए ये कहना है कि एक तो नफरती चिंटू का अभियान है एक मुसलमान के खिलाफ। दूसरा अभियान इसमें यह है कि कुछ लोग बिहार में, चूंकि आप जानती हैं यूपी, बिहार या अब तो पूरे हिंदुस्तान में एक जातीय राजनीति होती है। कुछ लोगों को एकदम लगा है कि अभी ही यादवों का हीरो बनने का टाइम आ गया है ना, एकदम सुनहरा मौका है। अभी अभी मैं जो लालू के मंद बुद्धि बालक है, मैं तो उनको मंद बुद्धि ही कहता हूं, तेज प्रताप यादव, जिनको ये भी नहीं पता कि उनकी पत्नी की बेटी का पापा कौन है, उनका भी अनुसंधान पूरा हो गया, उनकी भी विवेचना हो गई है। वो कह रहे हैं कि नहीं, खान सर नहीं मारा। अरे आपके पास सबूत क्या है? तो तेज प्रताप यादव को भी लग रहा है कि भाई यही समय है कि मैं बिहार में एकदम लालू की विरासत को ले लूं और यादवों का नायक बन के, यदुवंशी सम्राट बन के उभर जाऊं। तो बहुत लोग अभी राजनीतिक एजेंडा चला रहे हैं, है ना? मैं तो ये बातें इसलिए कह पा रहा हूं क्योंकि मैं तो ना नफरती चिंटू हूं, ना मेरा कोई राजनीतिक एजेंडा है। इसलिए मैं सिर्फ आपको कानून की के हिसाब से बता रहा हूं कि ये बात प्राकृतिक मौत की बात लगती है। और देखिए, मीडिया अच्छा ट्रायल से अमिताभ जी, कुछ मुझे नहीं। ये बताइए जी। कि क्या आप क्योंकि आपका एक लंबा तजुर्बा है, तो आप मुझे बताइए क्या इस तरीके का कोई केस आपने पहले देखा है जिसमें मौत विदेश में या भारत के क्षेत्रफल से बाहर हुई हो और उसका दोनों देश आपस में मिलकर जांच कर पाए? जैसे कि नेपाल तो अपने हिसाब से जांच कर रही है, लेकिन क्या बिहार पुलिस कोऑर्डिनेशन बना के डिटेल ले सकती है ये, या नेपाल में जाकर जांच कर सकती है? और अगर करती है तो क्या उन्हें इजाजत मिलेगी नेपाल सरकार की तरफ से? नहीं, सही है। देखिए, पुलिस, दुनिया की पुलिस आपस में सहयोग करती है। इसके लिए एक इंटरपोल का नाम दर्शकों ने सुना होगा, इंटरनेशनल पुलिस है, संक्षेप में उसको इंटरपोल कहते हैं। उसका फ्रांस में मुख्यालय है। इंटरपोल अंतर्राष्ट्रीय पुलिस है, उसका काम ही है कि दुनिया के अलग अलग देशों में वो मतलब सहयोग करती है। जैसे कि बड़े बड़े अपराधियों का प्रत्यर्पण होता है, आपको याद होगा अबू सलेम को पकड़ा गया था पुर्तगाल में, और फिर भारत सरकार ने लिखा कि भाई हमारे बहुत से मामलों में वांटेड है, वांछित है, तो पुर्तगाल ने उसका प्रत्यर्पण कर दिया। ये सब तो होता है, सहयोग तो दुनिया में और लेना भी चाहिए, क्योंकि यदि सहयोग नहीं होगा तो यहाँ का क्रिमिनल क्राइम करके वहां भाग जाएगा, वहां का क्रिमिनल क्राइम करके यहाँ भाग जाएगा। तो ये तो होता है।
और देखिए इसमें बहुत सारी, आपको याद होगा ऐसा ही एक मामला हुआ था, ये श्रीदेवी बॉलीवुड की बहुत बड़ी स्टार थी। 2018 में श्रीदेवी की मौत हो गई दुबई के एक मतलब होटल में बाथटब में, और बहुत कम उम्र, 54 साल कोई उम्र नहीं होती है मरने की। उसके बाद वहां जो पुलिस पहुंची, दुबई की पुलिस, उसके जो पति थे बोनी कपूर, उनको बहुत देर हिरासत में लिया, पूछताछ हुआ, क्योंकि कई बार होता है कि ऐसे में पति भी हत्या कर देता है और उसको दुर्घटना की शक्ल दे देता है। और यहाँ भी जो सोशल मीडिया पर हमारे न्यायमूर्ति लोग बैठे हुए हैं, उन लोगों ने भी अपना विचार व्यक्त करना शुरू किया कि नहीं, ये तो बोनी कपूर का हो सकता है, उन्होंने श्रीदेवी के नाम पर इतना करोड़ का बीमा करवा लिया होगा और उसको मार के बीमा की रकम ले लेगी होगी। यहाँ तो लोगों का दिमाग क्राइम पेट्रोल देखने के बाद इतना चलने लगा है कि मैं क्या बताऊं। तो वो लोग अपना बोलने लगे, लेकिन बाद में हुआ कि नहीं, श्रीदेवी ने पोस्टमार्टम सब के बाद हुआ कि श्रीदेवी ने काफी ड्रिंक कर लिया था और वो इतना ज्यादा नशे में थी कि बाथटब में, जिसमें बहुत ज्यादा पानी नहीं रहता है, उसमें भी वो डूब गई, वो सांस नहीं ले सकी और उसमें और उसकी निकल मौत हो नहीं गई। पाई। मतलब जी, ये सीधे एक मतलब दुखद बात थी, एक दुर्घटना थी, किसी का कोई हत्या नहीं, किसी किसी का ये नहीं। और फिर उन लोगों ने कहा, दुबई वालों ने कहा कि ठीक है, आप बॉडी को लेके बंबई जा सकते हैं। बोनी कपूर को भी रिहा कर दिया गया, उनको बॉडी भी सौंप दिया गया। तो ऐसी बातें होती है, और खासकर यदि असामयिक मौत किसी की हो जाती है, तो उसमें तो बहुत सारी लोग बातें और बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी करते हैं और बहुत सारी बातें करते हैं। बताइए, कब सुभाष चंद्र बोस विमान दुर्घटना में मरे और आज तक उनको लेके कितने किस्से हैं कि वो तो गुमनामी बाबा बन गए थे फैजाबाद में, तो उधर चले गए थे, तो उधर चले गए थे। तो ये सब तो लोगों को के दिमाग में बहुत सारी बातें तो ये आती जो हैं। जी। पोस्टमार्टम कराया गया है नेपाल पुलिस की तरफ से, क्योंकि खबरें अलग अलग बताई, दैनिक जागरण अलग दावा कर रहा है, अमर उजाला अलग दावा कर रहा है, दैनिक भास्कर अलग दावा कर रहा है, लेकिन जब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने नहीं आएगी तब तक पता नहीं चलेगा कि मौत की वाजिब वजह क्या है। तो क्या ये रिपोर्ट नेपाल पुलिस भारत को देगा, या सिर्फ हम खबरों में जो आएगा उसे ही मानकर यकीन करेंगे? कैसे ये चीजें होती हैं? थोड़ा लीगल चीज बताइए कि कैसे मिलता है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट कैसे आती है? क्या इसके लिए सरकार को इंटरफेयर करना पड़ता है, या बिहार पुलिस अपने स्तर से काम करेगी? कैसे होगा ये? अब होने को तो देखिए पल्लवी, बहुत सारे काम है। अब नेपाल में काठमांडू में इंडियन एम्बेसी भी रहता है ना, भारतीय दूतावास है काठमांडू में, सारे देशों में इस तरह का रहता है। यदि इंडियन एम्बेसी को ये लगे कि भाई ये मामला बहुत बड़ा, भारत में बड़ा एक मामला बन रहा है, इंडियन एम्बेसी को भी मान लीजिए, मीडिया आजकल तो मीडिया के मार्फत से हर जगह बात फैल जाती है, इंडियन एम्बेसी को लगे कि मामला विराट नगर का है लेकिन हिंदुस्तानी एक बड़ा हिंदुस्तान में मुद्दा बन गया है, तो ये तो कोई बड़ी चीज नहीं है कि एक पोस्टमार्टम की रिपोर्ट इंडियन एम्बेसी उसको लेके अपने वेबसाइट पर डाल दे और उसके साथ क्लैरिफिकेशन दे दे कि इस मामले में ये हुआ है। ये कोई बड़ी बात नहीं है आज के समय। पोस्टमार्टम रिपोर्ट कोई गोपनीय दस्तावेज तो है नहीं, वो तो मतलब उसकी कॉपी कोर्ट में जाती है, डॉक्टर के पास रहती है, पुलिस में आती है, तो वो तो कोई सीक्रेट डॉक्यूमेंट है नहीं। लेकिन मैं फिर कहता हूं कि भाई ये मामला प्राकृतिक मौत का है, इस और मतलब एक कोइंसिडेंस ही कहिए, एक इत्तेफाक कहिए कि इस विवाद के एकदम जुड़े जुड़े ये मामला हो गया, तो इसलिए इसमें बहुत टाइमिंग, इसमें अच्छा, एक आपने टाइमिंग खान थोड़ा सर सा। वाली वो वीडियो देखी है जिसमें खान सर सफाई वाला वीडियो पेश कर रहे हैं भावुक होके? वो वीडियो आपने देखी क्या? वो वीडियो दबाव में बनाया गया था तेज प्रताप यादव, क्योंकि डायरेक्ट खान सर का नाम लेके कह रहे हैं हत्या करा दिए, खानी सर उसमें मुख्य आरोपी हैं, देखिए उनको बेल नहीं मिल रही है, इनको जो है वो छूट दी जा रही है। तो वो सफाई में खान सर ने वो वीडियो बनाई थी, क्या लगता है? नहीं नहीं, खान सर तो देखिए दबाव में होंगे ही, उनकी उनकी जगह कोई भी आदमी दबाव में आ जाएगा। मान लीजिए आपने नहीं भी कोई क्राइम किया, सोशल मीडिया पर 1000 लोग आपको उसके लिए दोषी ठहराने लगे, तो वो एक पब्लिक फिगर है, उनकी भी एक छवि है, पूरे देश भर में उनको लोग जानते हैं, तो किसी को चिंता तो हो ही जाएगी कि भाई मैं कानून की नजर में बच भी जाऊंगा तो मेरी छवि धूमिल हो जाएगी। तो ये तो दबाव में होंगे ही, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। किसी हत्या के मामले में आपको जोड़ा जाए और आप निर्दोष भी रहे तो आपको टेंशन हो जाएगा कि भाई जो काम मैंने किया नहीं। तो खान सर का वीडियो मैंने देखा नहीं है, लेकिन लोगों ने उसका कंटेंट मुझे बताया है, खान सर ने संवेदना प्रकट की है, तो ये तो खैर अच्छी बात है यदि वो मानवीय आधार लेकिन पर अपने संवेदना वीडियो में प्रकट। जिस तरीके से वो न्यूज़ चैनल का क्लिप लगा रहे थे, जिसमें उनके दोस्त, प्रिंस यादव के दोस्त ये बता रहे हैं कि अरे हम क्यों अपने दोस्त की हत्या कराएँगे? वो तो खुद ही इतने दिन से बीमार थे, 2 बार उनको मिर्गी का दौरा भी आ चुका था, हम खुद उनको अस्पताल ले गए और इसमें उनकी मौत हो गई। उस सफाई के वीडियो में, या ये कह दें कि वो अ,
श्रद्धांजलि देने वाले वीडियो में खान सर ने वो न्यूज़ क्लिप भी लगाई। इसका मतलब वो शायद अपने शुभचिंतकों को एक मैसेज देने की कोशिश कर रहे थे कि ये जो हवा के बाजार में ये डाला जा रहा है कि खान सर ने हत्या करा दी, देखिए उनके दोस्त जो साथ में थे वही ये कह रहे हैं कि प्राकृतिक मौत है। वही बात है, खान सर देखिए थोड़ा बचाव की मुद्रा में आ गए हैं, थोड़ा डिफेंसिव हो गए हैं और डिफेंसिव होने की वजह से एक तरह से उन्होंने प्रिंस यादव के दोस्तों के बयान को मतलब खुद को क्लीन चिट देने के लिए पेश किया है कि भाई मैं इसमें नहीं, उसका दोस्त तक कह रहा है कि वो बीमार रहता लेकिन था। लोग कह रहे हैं कि कल तक ये कह रहे थे कि 8 से 10 राउंड फायरिंग कराई गई। इन्हीं के झूठे बयान के बाद रोशन आनंद को जो है वो जेल हुई और उसी के डर से प्रिंस यादव जो है वो नेपाल फरार थे और उनकी मौत हो गई। तो मतलब आप इतने झूठे हैं कि झूठा बयान देकर एक भाई को जेल में डलवा देते हैं और दूसरा भाई जो है उसी उसी चीज की वजह से फरार होकर जो है वो खत्म हो जाता है। तो अब आप आकर जो संवेदना जता रहे हैं या जो आप कह रहे हैं कि हमसे जो बन पड़ेगा हम परिवार के लिए करेंगे, इस तरीके की बात खान सर ने अपने वीडियो में कही, ये सिर्फ दिखावा है। अब देखिए पल्लवी, अब ये झूठ बोलना तो मैं क्या कहूँ, ये तो लगता है हिंदुस्तानियों के डीएनए में ही है। और हमारे प्रधानमंत्री जिस तरह डंके की चोट पर झूठ बोलते हैं, आज भी सुबह में मैंने अपना बैंक अकाउंट चेक किया है, 15 लाख रुपए नहीं आए हैं। मैं आपको सूचित कर रहा हूँ, मैं दर्शकों को सूचित कर रहा हूँ, आज सुबह भी मेरे बैंक में 15 लाख रुपए नहीं आए हैं, जबकि मोदी जी ने 2014 में ही वादा किया था कि हर के अकाउंट में 15 लाख रुपए आएंगे। तो झूठ बोलना ऐसा नहीं कि खान सर का एकाधिकार है, वो तो मुझे लगता है प्रधानमंत्री से लेके आम आदमी हर कोई झूठ बोल रहा है। मैं अभी भी मानता हूँ कि खान सर की वो गलती थी जो उन्होंने कह दिया था कि 8-9 राउंड गोलियां चली और मैंने देखी, मेरे सामने हुई। जब आप बाद में मुकर जाते हैं तो आपकी तो विश्वसनीयता संदिग्ध हो ही जाएगी। इसमें 2 राय नहीं है और खान सर ने वो गलती की थी। और पटना पुलिस की गलती ये थी कि रोशन आनंद की गिरफ्तारी में इन्होंने बड़ी फुर्ती दिखा दी। बिहार में बड़े-बड़े माफिया घूम रहे हैं, पटना में भी बड़े-बड़े माफिया हैं, उनको टच करने की पुलिस की औकात नहीं है। लेकिन रोशन आनंद की गिरफ्तारी में कुछ ज़्यादा ही फुर्ती दिखा दी गई। वो लगता है खान सर ने हो सकता है पीछे से कुछ राजनीतिक दबाव दिलाया हो, क्योंकि रोशन आनंद की गिरफ्तारी के बाद, ये सब के बाद खान सर ने कहा कि वाह! सम्राट चौधरी की पुलिस ने तो कमाल कर दिया, कमाल कर दिया। तो खान ये सर सब का तो कुछ बयान इस मामले में कुछ क्लियर समझ में नहीं आया। आप एक तरफ आपका ऑडियो वायरल होता है जिसमें आप कहते हैं कि पुलिस एकदम फिल्मी स्टाइल में काम करके गई, एकदम हीरो स्टाइल में काम किया। फिर अगले ही बयान में आप कहते हैं कि पुलिस प्लेन से थोड़ी आ जाती, पुलिस को कुछ आने में समय लगता, इसीलिए हमने अपनी सुरक्षा में जो गार्ड रखे थे उनको हमने कह दिया कि फायर करो, या गार्ड इसीलिए रखे जाते हैं ताकि आप जब ऐसी कोई विपदा आप पर आए तो आप उसका इस्तेमाल कर पाए। तो एक तरफ आप पुलिस की कार्रवाई को एकदम पाक साफ बता रहे हैं, एकदम फिल्मी स्टाइल में एक्टिव होना बता रहे हैं और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि उनको आने में समय लग रहा था इसलिए हमने ही कदम उठा लिया। तो ये वाला जो, हालांकि खान सर को लेकर बहुत सारी संवेदना है, लोग उनको रिस्पेक्ट देते हैं, लोग ये जानते हैं कि बहुत अच्छे इंसान हैं, लेकिन इस मामले में कम से कम खान सर का जो बयान है, जिस तरीके से वो रिएक्ट कर रहे हैं या जिस तरीके से वो चीजें कर रहे हैं, उसमें वो बार बार घिरी जा रहे हैं। वही मैंने कहा ना कि थोड़ा उनको देखिए, खान सर को थोड़ा ज़्यादा बोलने की आदत है, इससे तो कोई मतलब इनकार नहीं कर सकता। तो जब आप ज़्यादा बोलते हैं तो कई बार ऐसा भी हो जाता है कि आप कुछ फालतू बात भी अपनी बोल बोले लेते में हैं फंस और जाते हैं। बाद में बोलते हैं तो उसको आपको रफूगिरी करनी पड़ती है, लिपापोती करनी पड़ती है और फिर आप अपनी बातों में फँसते हैं। तो इसका तो उनको फ्यूचर में ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि एक बार यदि आपकी विश्वसनीयता खत्म हो गई तब तो आपको फिर कोई गंभीरता से नहीं लेगा। ये सुनेगा बात तो नहीं। खान सर को मैं इस चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि भई आप अपनी बात का वज़न रखिए, कि आपकी बात में वज़न रहे, ये नहीं कि आप कुछ बोल दें और कुछ निकल लें। तो ऐसा नहीं होना चाहिए।